students, welcome to a new class of Current Affairs in StudyGist, the world of educational solutions. Today, I will be discussing about the current affairs of 5th July 2020. But आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहती हूँ about the social media platforms on which you can connect with us. Subscribe to our YouTube channel for more videos and for getting notification about when our new video comes up. Do press the bell icon. Like us on Facebook page, join our Telegram channel, follow us on Instagram and join our WhatsApp community using this number for study materials and informations. And for even more information, you can log in to this website here, www.studygist.in. As you can see here, our YouTube page looks like this. Do subscribe to our channel, press that bell icon, like, share and subscribe our videos so that we can make more videos on subjects like this, and that just encourages us from doing better, and your support is what we need. And like us on Facebook too. Our Facebook page looks like this. Like us here for daily updates on current affairs and for more study related materials. Now let's moving into the class of today by today's first question. Name first of its kind national initiative for supporting the drug discovery process launched by Government of India. This is important because this is a first of its kind. Anything that is first of its kind मतलब कि जो अभी पहले हो रहा है, ठीक है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है. तो इसीलिए ये जो आंसर है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन बहुत इम्पोर्टेंट एक मतलब प्रोजेक्ट है. तो इसका क्या मतलब ऑब्जेक्ट है या फिर एम है? इसका ऑब्जेक्ट है टू आइडेंटिफाई ड्रग कैंडिडेट्स अगेंस्ट SARS-CoV-2 COVID-19 बाय इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी. अब सोचिए यहाँ पे हम लोग थोड़े से साइंटिफिक चीजों में मतलब डेल्व करेंगे क्योंकि वी हैव टू मेमोराइज देम, ठीक है. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बिकॉज दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये जो ड्रग डिस्कवरी का, आप लोग देख ही सकते हैं नाम से, ड्रग डिस्कवरी मतलब कि कोई मेडिसिन का डिस्कवरी के बारे में ये हैकाथॉन है. नाउ इसका एम क्या हो सकता है? टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस. हाउ? टू आइडेंटिफाई द ड्रग कैंडिडेट्स, ठीक है. शायद वो हो सकता है कि कोई जिसमें कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर कोई कोविड ऑलरेडी पॉजिटिव है उसके ऊपर ये काम करेगा, ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा. बेसिकली ये एक इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है. अब ये पर्टिकुलर वर्ड जो है, ये नया वर्ड हम लोग देख रहे हैं, इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी. इसका मीनिंग क्या है? इन सिलिको का मीनिंग देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर और वाया कंप्यूटर सिमुलेशन. मतलब कि ये डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में प्रयोग नहीं किया जाएगा. कैसे किया जाएगा? थ्रू कंप्यूटर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके. मतलब कि सिमुलेशन प्रोसेस, एक्चुअल ह्यूमन नहीं रहेगा लेकिन ह्यूमन बीइंग के जो बॉडीली फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोरोना वायरस, तो उसके ऊपर ड्रग डालने से क्या होगा उसको कंप्यूटराइज्ड वे में ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है. And this process is thus the identification of the drug target molecule by employing bioinformatics tools. ये जो bioinformatics यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड, ये पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि क्या है. इट इज अ कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब कि कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी. जैसे कि आप लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, रोबोट्स होते हैं,
ठीक है, या फिर प्रोग्रामिंग होते हैं, मशीन लर्निंग होते हैं, ये सब टू हैंडल द रैपिडली ग्रोइंग रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो अप्लाई करता है कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। लेकिन यहाँ पे जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ऑब्वियसली ये एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है एंड इन सिलिको प्रोसेस भी कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करके ये इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी का एक ट्रायल किया जाएगा प्रोसेस, तो वो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस होगा, इसीलिए कोई भी ह्यूमन इससे हार्म नहीं होगा अगर ये फेल भी हो जाए तो इससे टारगेट है इसका कि पहले से जितना जल्दी संभव कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो अफेक्टेड हो गया है या फिर होने वाला है बाय कोविड वायरस उसको डिटेक्ट करना इस हैकाथॉन, इस ड्रग डिस्कवरी का बेसिकली एम है। तो ड्रग डिस्कवरी 2020 हैकाथॉन इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट and All India Council for Technical Education and the Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, and it is supported by partners like Center for Development of Advanced Computing CDAC and obviously my government and private players. So DDH 2020 ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को बहुत तरीके से, बहुत जगह से, मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से भी हेल्प, प्राइवेट सेक्टर से भी हेल्प मिल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी maybe this can revolutionize the treatment of the COVID-19 cases. अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, which campaign is launched under the Fit India campaign? तो इसका नाम है, कैंपेन का नाम है फिट इंडिया टॉक्स, ठीक है, लेकिन इसका बहुत एक लार्जर फेस है यहाँ पे, वो ही हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे कि ये किस किस के उपस्थिति में इसको लॉन्च किया गया था। इन द प्रेजेंस ऑफ PV सिंधु, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, and Sunil Chhetri, all-time top goal scorer of Indian national football team. फिट है तो हिट है, ये स्लोगन है, ठीक है, ये है स्लोगन, फिट है तो हिट है। एंड किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो PV सिंधु, सुनील छेत्री एंड किरण रिजिजू एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू से इस कैंपेन को लॉन्च किए थे। The objective of this program क्या है? To inspire and motivate the school children about the importance and need to stay fit during this pandemic. Very important thing कि pandemic जो हो रहा है ये हमारे मेंटालिटी को भी चेंज कर दिया है बहुत ज़्यादा, एंड बेसिकली इसका फिजिकल तो है ही एक इम्पैक्ट, लेकिन मेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन केसेस ऑफ द यंग चिल्ड्रन एंड द एल्डरलीज। तो यहाँ पे स्कूल चिल्ड्रे, छोटे छोटे बच्चे के लिए ये इनिशिएटिव है कि उन लोगों को फिट रखने के लिए इस एक डिफिकल्ट सिचुएशन के टाइम पे। दीज टॉक सेशंस कैन बी स्ट्रीम्ड on live on DD Sports channel and on television Fit India channel, at Facebook and YouTube, at My Government and at Sports Authority of India official Facebook page. ये सब जो जगह है यहाँ पे अंडरलाइन किया है मैंने, ये सब जगह पे you can connect to the sessions, you can watch these talk sessions. These are live sessions. तो यहाँ पे आप लोगों को टिप्स मिलेंगे कैसे फिट रहना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि who is appointed as India's permanent representative to UN, that is Indramani Pandey, Indian Foreign Services officer रह चुके हैं वो, and also additional secretary in Ministry of External Affairs, and अभी वो इंडिया के permanent representative है या फिर ambassador है to the United Nations, ठीक है।
किसको वो सक्सीड कर रहे हैं? राजेंद्र कुमार चंदन, who was an IFS officer. ठीक है. एंड अबाउट यूनाइटेड नेशंस, दो इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे है स्टैटिक जीके का फैक्ट कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए. एंड इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? दैट इज एंटोनियो ग्यूटेरेस. ठीक है. ओके. व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर स्पीकर ऑफ मेघालय असेंबली हु रिसेंटली पास्ड अवे? आंसर है उपा रोकमलोवा. उपा रोकमलोवा इज द नेम. ठीक है. इनके बारे में क्या जानते हैं हम लोग? ही बिकेम द स्पीकर ऑफ मिजोरम असेंबली इन 1990. Then he joined politics and he joined politics in the early 1980s after he left the teaching profession and was instrumental to the signing of the historic Mizo Peace Accord in 1986. ये जो मीजो पीस अकॉर्ड साइन किया गया था, इनमें यहाँ पे उपा रोकमलोवा का उपस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट था. रोकमलोवा also won state assembly elections 3 times between 1984 and 1933. He also served as rural development and transport minister in Lal Thanwala's government and he left politics in 1994. ये सब key points हैं जो हम लोगों को याद रखना होगा. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रैंक क्या आ रहा है इंडिया का? ठीक है. कौन किसको रिप्लेस कर रहा है? फिर फिनेंशियली क्या चेंजेस आ रहे हैं? इकोनॉमिकली क्या चेंजेस, क्या कैंपेन आ रहे हैं? ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है करंट अफेयर्स के पोजीशन से. इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा. व्हाट इज इंडियाज रैंक एज पर द इनफॉर्म रिपोर्ट? इट इज द 31st मोस्ट डेंजरस प्लेस टू लिव इन. देखते हैं कौन सा है इसके मतलब फर्स्ट पोजीशन में. देखते हैं क्या है. इनफॉर्म रिपोर्ट, इट इज कंडक्टेड बाय द यूरोपियन कमीशन. ये हर साल में होता है. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू इट, इंडिया हैज रैंक्ड द 31st most dangerous place to live in the world due to high risks of natural disaster, poverty and social injustice with global risk index of 5.4 which is quite high. ठीक है. सो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं लाइक पॉवर्टी, सोशल इंजस्टिस, नेचुरल डिजास्टर. ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स है जिसको पॉइंट आउट किए गए हैं, जिसके लिए इंडिया को 31st स्थान दिया गया है. However, the report consists of 191 countries with Singapore as the least dangerous nation to live in. Okay, and North Korea is at the 39th and South Korea as 158th position, while Somalia is ranked as first, followed by Central African Republic and Yemen. ये जो 3 कंट्रीज हैं, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड येमेन, 1, 2, 3, ये 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्म्स रिपोर्ट टू लिव इन. ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the naval exercise conducted by India and Japan in the IOR? ये हर साल किया जाता है. ठीक है. तो इंडियन ओशन जो रीजन है वहां पे ये कंडक्ट किया जाता है. इंडिया जापान होल्ड पासिक्स नेवल एक्सरसाइज. ठीक है. This was the 15th exercise undertaken by the navies of the two nations in the last 3 years. ठीक है. तो 3 ईयर में 15th एक्सरसाइज है हुआ है ये. दिस इज पासिक्स नेवल एक्सरसाइज बोला जाता है. पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? the 4 warships with, that is Rajput class destroyer INS, that is Indian naval ship, Rana and Kora class missile corvette INS
Coolish of Indian Army, and JS Kashima, that is TV 3508, and JS Shimayuki TV 3513 of JMSDF's ट्रेनिंग स्क्वाड्रन। सो ये सारे जो नेवी के पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सब नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जापान एंड इंडियन नेवी, तो इनके बारे में बेसिक चीजें भी जानना पड़ेगा, जैसे कि जापान का कैपिटल जो है दैट इज टोक्यो, येन है उसका करेंसी, एंड प्राइम मिनिस्टर इज शिंजो आबे। ठीक है। नाउ इंडियन नेवी के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? द चीफ ऑफ द इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS है एडमिरल करमबीर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, CNS ऑफ इंडिया एडमिरल करमबीर सिंह, एंड इनका हेडक्वार्टर है नेवी का न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टर्म ऑफ whom as Union Bank of India's CEO? The answer is राज किरण राय। ठीक है, राज किरण राय कौन है? कि he had been the MD and CEO, सॉरी ये V नहीं C होगा, CEO of UBI Union Bank of India since 2017। ठीक है, फिर यूनियन बैंक का अभी मर्ज हुआ है अभी अप्रैल में 2020 में विथ आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। अब अच्छा, रिलेटिंग टू दिस आई वांट टू मेंशन वन थिंग कि इस साल में बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं। ठीक है, बैंकिंग के जो मर्जर्स हुए हैं, लाइक PNB के अंडर में यूनाइटेड बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आ चुके हैं। सिमिलरली यूनियन बैंक्स मर्जर विद आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा कि कौन से बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है। द डेट इज सेम फॉर एवरी अमलगमेशन, दैट इज April 1st 2020। ठीक है, यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। तो इन अ नोटिफिकेशन एस सीनियर मेहर डेप्यूटी secretary within the division of monetary providers within the Ministry of Finance mentioned that Raj Kiran Rai's term, which was to end on Tuesday, has now been prolonged until May 31, 2022. Okay, next question देखिए, KKR to buy 50% stake of which firm? The answer is JB Chemicals, worth 3,100 crore। JB Chemicals देख लेते हैं इससे जुड़े हुए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। This is the third deal by KKR in India in 2020 after it acquired 5 solar energy assets from Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital for 15.54 billion on April 27 and 2.3 stake in Jio platform for 11,367 crore। So already हम लोग क्या जान पा रहे हैं यहाँ पे कि JB Chemicals जो है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी 2 चीजें अक्वायर कर चुके हैं। एक है SP Infra और एक है जियो प्लेटफॉर्म। तो ये चीजें 2 जो है, या ये इन दोनों में इनका मतलब ये स्टेक होल्डर है KKR। अभी उनका नेक्स्ट जो वेंचर है दैट इज JB Chemicals एंड फार्मास्यूटिकल्स, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई एंड महाराष्ट्र। अब देखते हैं KKR कौन है। KKR का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है दैट इज रूपेन जावेरी एंड को चेयरमैन एंड को CEO इज जॉर्ज रॉबर्ट्स। ये CEO के नाम्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, अच्छे से देखिएगा ये। अच्छा,
तो मेनली 3 जगह पे KKR ने इन्वेस्ट किया है, तो वो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, द धम्मचक्र डे 2020 will be organized by whom? The Union Ministry of Culture along with the International Buddhist Confederation। मतलब कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, विच इज वेरी नॉर्मल कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही ऐसे तरीके के डेज मतलब सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि कल्चर को जो सेलिब्रेट करता है, एंड अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC जिसको बोला जाता है। तो ये दोनों मिलके ऑर्गेनाइज करेंगे धम्मचक्र डे, which is on Ashadha Purnima, which is the date is on 4th July 2020। तो ये क्या होता है, मतलब अशद पूर्णिमा हम लोग किसको बोलते हैं? The first moon day of July is called Ashad Purnima in India, Esala Poya in Sri Lanka and Ashanha Bucha in Thailand। ये तीनों नाम प्लीज याद रखिएगा, ट्राई कीजिए याद रखने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ऐसे कि ये जो फर्स्ट फुल है इसका नेम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, तो कैन यू से व्हाट इज द नेम ऑफ द फुल मून इन थाईलैंड इन बुद्धिस्ट टर्म्स? तो ऐसे हो सकता है क्वेश्चन। आफ्टर बुद्ध पूर्णिमा और जिसको वेशक भी बोला जाता है, धम्मचक्र डे इज द सेकेंड मोस्ट सैक्रेड डे इन बुद्धिज्म। मतलब सबसे ज्यादा मतलब बुद्ध पूर्णिमा के बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस डे होते हैं बुद्धिस्ट के लिए वो होता है धम्मचक्र डे। ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड to commemorate the first sermon that Gautam Buddha gave to his 5 ascetic disciples or 5 monks। मतलब कि गौतम बुद्धा आफ्टर ही जब उनका निर्वाण प्राप्त हुआ था उसके बाद उन्होंने फर्स्ट जो अपने 5 फॉलोअर्स थे, डिसाइपल्स थे, जो मॉन्क्स थे, उन लोगों को जो पहला वो धर्म के बारे में बात बोले थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए धम्मचक्र को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विल लॉन्च टॉप्स, TOPS। व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? टॉप्स इज द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम फॉर जूनियर एथलीट्स इन द कंट्री। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट क्यों किया गया है? क्योंकि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू on July 3rd announced that the government will launch this TOPS for campaign for junior athletes। मतलब कि इसको क्यों किया जाएगा? To groom the junior athletes for the 2024 and 2028 ओलंपिक्स। तो वो लोग चुनेंगे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को जो टैलेंटेड है, जूनियर में से है, लाइक अप अंटिल द एज ऑफ 10 to 12। इन एज के बीच में जो रहेंगे यंग एथलीट्स हैं, पोटेंशियल है उनमें से, उन लोगों को ग्रूम किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा फॉर द 2024 एंड 2028 ओलंपिक्स। ठीक है, इसीलिए टॉप्स को लॉन्च किया जाएगा। The announcement was made by the Union Minister during the Fit है तो Hit है India webinar, which was attended by PV Sindhu, Sunil Chhetri and Union Human Resources Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank। ये नाम याद रखिएगा कि यूनियन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। Okay, the Fit India sessions have been organized in association with the MHRD and the Sports Authority of India। ठीक है, किसके कोलैबोरेशन में ये हो रहा है? Okay, next देखते हैं, which mission by ISRO captures image of Mars's biggest satellite Phobos? Mangalyaan mission। The answer is Mangalyaan mission। अब देखते हैं कि क्या है ये मंगलयान मिशन। द मंगलयान मिशन विच इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्बिटर मिशन
of the Indian Space Research Organization, that is ISRO, has captured the image, very clear image of the Phobos. Phobos is the largest moon or natural satellite of Mars. ठीक है, ये याद रखिएगा. Phobos is not any human-made, man-made artificial satellite. It's a moon, natural satellite. The image of Phobos was captured from a distance of 4,200 kilometers by the Mars Orbiter mission on 1st July. And the Mangalyaan mission, जिससे ये होना संभव हुआ है, ये लॉन्च हुआ था कब? On 5th November 2013 from the first launch pad of Satish Dhawan Space Center located in Andhra Pradesh's Barrier Island Sriharikota. मतलब श्रीहरिकोटा से मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था 2013 में, एंड अब जाके पॉसिबल हुआ कि मार्स का एक सैटेलाइट का अच्छा पिक्चर लाना. Now, Phobos and Deimos are the two other natural satellites of Mars. ठीक है, Phobos and Deimos are the two natural satellites of Mars. ये याद रखना पड़ेगा. अब कुछ facts देख लेते हैं about ISRO itself. Full form Indian Space Research Organization. ये एक research and development company है. इसका headquarters है बेंगलुरु में. Founder है विक्रम साराभाई, and it was founded on 15th August 1969 and directed by कैलासवदीवो शिवन. ठीक है, ये जो फैक्ट्स है जिसको मैंने भी ये यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, ये स्टैटिक फैक्ट्स हैं, याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा इफ आई से इट बेटर. नाउ A MOU was recently signed. MOU मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोला जाता है, ट्रीटी was signed between sustainable business for a sustainable business between UK and India. लेकिन ये किसके बीच में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज द UK India Business Council, UKIBC, and Maharashtra Industrial Development Corporation, MIDC, in order to improve business relationship between India and the United Kingdom. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे इसके साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है. The MOU was signed by Dr. P. Anbalagan, CEO of MIDC, and Kevin McCall, who is the MD of UKIBC, over a virtual platform. B. Venugopal Reddy, which is the Principal Secretary of Industries, Government of Maharashtra, Alan Gemmell, the Queen's Trade Commissioner, South Asia Department of International Trade and major UK investors of Maharashtra. मतलब कि ये जो MOU साइन हुआ था, ये बेसिकली तो साइन हुआ था UKIBC एंड MIDC के बीच में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स या फिर पार्टनर्स इनमें मौजूद थे. यहाँ पे नोट कीजिए, मोर देन 30% ऑफ ब्रिटिश कंपनीज इन इंडिया इंक्लूडिंग Perkins Engines and Diageo are based in महाराष्ट्र. अब UKIBC क्या है इसके बारे में जान लेते हैं. Obviously we know that it is the United Kingdom India Business Council. मतलब UK and India के बीच में जो भी business related बातचीत होती है उसको डील करते हैं UKIBC, and the group CEO of UKIBC is Richard Heald, MD is Kevin McCall, and its head office is situated in London, United Kingdom. Okay. नेक्स्ट देखते हैं, NLC India Limited has signed an agreement with company for developing solar and thermal assets. वो इंडिया कौन है, वो कंपनी कौन है,
Coal India Limited. It is a Maharatna public sector. The answer is Coal India, a Maharatna public sector undertaking, that is a PSU. ओके, NLC इंडिया जो हम लोग जिसको NLCIL भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज अ नवरत्ना अंडरटेकिंग, हैज inked an agreement with Coal India, which is a Maharatna public sector undertaking, which is also under Ministry of Coal, to form a joint venture company, जिसको JVC short में बोला जाता है, to develop what a solar thermal power assets to the tune of 5,000 megawatt on pan India basis. So it is a huge project. And now let us look into the three categories of the PSU here. Since the word Maharatna and Navaratna are used here. So PSU, that means public sector undertaking, can be divided into three divisions, that is Maharatna, Navaratna and Miniratna. This is depending on the size of that organization or that firm, or the number of stakeholders there, और एक्चुअली मतलब कितना बड़ा है वो कंपनी, उसके ऊपर बेस करके ये देखा जाता है. तो देर आर करेंटली 7 Maharatnas, 14 Navaratnas and 53 Miniratnas 1 and 16 Miniratnas 2. ठीक है. And NLC India Limited जिसको बोला जा रहा है, that is the fossil fuel electric power generation company. इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में एंड ओनर है, ये देखिए यहाँ पे चेन्नई है हेडक्वार्टर, and owner is Government of India, and its purpose is to lignite mining and power generation. NLC India. ठीक है. Coal India, आप लोग नाम तो इसका जानते ही होंगे, is an Indian state-owned coal mining and refinery company. इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल. It is the largest coal producing company in the world and a Maharatna. इसका CEO है अनिल कुमार झा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप. हम लोग जानते हैं ऐप, लेकिन दिस इज अ सुपर ऐप. तो आंसर इज एलिमेंट्स. ठीक है. तो एलिमेंट्स क्या है? बेसिकली इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सोशल मीडिया सुपर ऐप. It was launched on Sunday by Vice President Venkaiah Naidu. Elements, social media simplified app, has been developed by more than 1,000 art of living volunteers and will be available in 8 Indian languages. Very, very important points, key points, if I may say, related to elements. ठीक है. अब इस ऐप का काम क्या है? इस ऐप का काम है to combine the special features of popular social media apps and present it on a single unified app. मतलब कि हम लोग जो स्पेशल मतलब सोशल मीडिया हम लोग जो रोज यूज करते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, तो इससे मेन चीजें जो है उसको लेके एक प्लेटफॉर्म पे ये आपको देगा. ठीक है. मतलब सबका इट्स लाइक होल पैकेज इनटू वन. ठीक है. The app will allow the users to stay in touch through a vibrant feed, seamless free audio video calls and private group chats. So there will also be place where mode where you can where you can conduct calls or chats. Now one thing, why is this Elements app so important? This is important because recently 59 Chinese apps were banned by India, right? So many of those apps were being used largely in many parts of India for various uses. However, to replace that, or to you can say
to get an even better option, Indian government has come up with this app Elements. यहाँ पे you will get all the facilities, all main facilities of the main apps that is used on social media. Now, which state plans to provide 100% functional household tap connection to rural households by 2022? The answer is Himachal Pradesh. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश has planned to implement जल जीवन मिशन. ये नेम याद रखिएगा, जल जीवन मिशन है इस कैंपेन का नाम. ये एम करता है कि improve करना living standard of people in the rural cities by giving them equity and inclusiveness. ठीक है, so that every family in village gets water connection in that household and no household is left behind. मतलब कि ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने कि ये जो जल जीवन मिशन है, इट विल, इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, इट हैज द पोटेंशियल कि ये बहुत सारे रूरल घरों में पानी का अरेंजमेंट व्यवस्था कर देगा. तो ये जो जल जीवन मिशन है, इसको करना क्या है, इसका एम है कि रूरल जो हाउसेस है, जो बैकवर्ड रूरल प्लेसेस है जहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम है, उन सभी घरों में पानी को पहुंचा देना, टैप कनेक्शंस करवा देना वहां पे. यही मेन इसका एम है. Out of 17.4 lakh rural households of Himachal Pradesh, 9.2 lakh are already provided with functional household tap connections. Out of remaining 7.52 lakh households, Himachal Pradesh plans to provide tap connections in 2.44 lakh households during 2020 to 21. So this is data. ये आंकड़ा जो है ये याद रखिएगा कि कितने हाउसहोल्ड्स में हो चुके हैं और कितने हाउसहोल्ड्स अभी भी बाकी है. Okay, now a very important question again. What is the name of the innovation challenge that PM Narendra Modi has just launched? The name is Atmanirbhar Bharat Innovation Challenge, right? So Atmanirbhar, that means self-reliant app. Says more about itself. ये नाम भी बहुत ज़्यादा बता देता है हम लोगों को अपने बारे में. That is कि we should rely on ourselves, local farmers को, local businesses को ज़्यादा से ज़्यादा boost करने के लिए, ताकि Indian economy को boost मिले. इसीलिए ये challenge दिया गया है in order to help the startup and the tech community achieve the Atmanirbhar Bharat mission. So this challenge will run into two tracks: promotion of existing apps and development of new apps. ठीक है, एक जगह से जो भारत में हुए हैं प्रोड्यूस, वो सब ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा एंड नए भारतीय ऐप को बनाने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा. फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द कैटेगरीज ऑफ ई-लर्निंग, work from home, gaming, business, entertainment, office utilities, social networking, government will provide mentoring, hand holding and support. मतलब इस सब के लिए गवर्नमेंट का डायरेक्ट हेल्प रहेगा. So the only aim is to boost the Indian scene, which has been very much affected in the present situation. Name the All India Radio, that is airs, first ever Sanskrit news program, that is Sanskrit Saptahiki. What is it? It is the first Sanskrit news magazine program जो कि कॉन्सेंट्रेट करेगा, जो कि मतलब इंक्लूड करेगा जो भी न्यूज़ है और प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं एक वीक के दौरान, जो न्यूज़ है
पूरे वर्ल्ड से रिलेटिंग टू संस्कृत लिटरेचर, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब को एक बार में सैटरडे ऑनवर्ड्स ये ऑल इंडिया एयर में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियली नोन एज आकाशवाणी सिंस 1956 is the national public radio broadcaster of India and is a division of Prasar Bharati. Was established in 1936. तो इसका एस्टैब्लिशमेंट का ईयर है AIR ऑल इंडिया रेडियो का 1936, लेकिन आकाशवाणी कब से नाम हुआ? 1956 से। ठीक है। फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाउंडेड 1930, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, and owner is Prasar Bharati. And with that, I would like to conclude today's session. Thank you very much for joining me with patience. I will come back with more information on current affairs in the next class. Please like, share and subscribe our videos for more such current affair related and other study topic related videos. Thank you.